प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुआ करते थे। वे कला और साहित्य के बड़े ही प्रेमी थे। गूढ़ अर्थ की कविताएं तो उन्हें बहुत ही प्रिय थीं। अगर वह उन कविताओं या साहित्य से खुश हो जाएं तो उसे मुंह मांगा इनाम दे दिया करते थे। आए दिन कोई न कोई कवि या साहित्यकार उनकी सभा में आता और कविता या साहित्य सुनाकर उनका दिल जीत लेता और मुंह मांगा इनाम लेकर जाता। उन्हीं के राज्य में एक गांव में 3 मित्र रहते थे। वे तीनों मित्र निपट गंवार थे और ऊपर से मेहनत वाला काम करने में उन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वे तो सिर्फ खाली बैठकर गप्पे हाँकने में ही आनंद लिया करते थे और जो भी खाने पीने को मिलता उसी से अपना काम चला लिया करते थे। मंदिर के पास बैठे हुए थे और बहुत ही गहन विचार विमर्श में डूबे हुए थे। तीनों ये बैठकर सोच रहे थे कुछ ऐसा किया जाए कि खाने के लाले न रहें। ये बार बार मांग कर खाने की समस्या का हल हो जाए। लेकिन ऐसा क्या किया जाए ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। वे सभी परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि समस्या का हल हो जाए। तभी उनमें से एक बोला, क्यों ना हम इस गांव के मंदिर में पुजारी बन जाते हैं। फिर सारा गांव यहाँ चढ़ावा लेकर आएगा और उसमें ढेर सारे पैसे, मेवा, प्रसाद, पूड़ी, हलवा होगा तो हमें अपना जीवन यापन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तभी दूसरा बोला, अरे मूर्ख, एक मंदिर में तो सिर्फ एक ही पुजारी होता है और वो पुजारी भी ऐसा कि वो सब पूजा पद्धति जानता हो और पूजा पद्धति हम में से तो कोई भी नहीं जानता। तभी दूसरा बोल उठा, तो क्यों ना हम साधु बन जाएं। हमें साधु बनना चाहिए और मथुरा चलना चाहिए और हरे कृष्णा कहना होगा। तभी तीसरा बोल उठा कि हमें खेती करनी चाहिए, गांव में ही रहना चाहिए जिससे हमारी शादी ब्याह भी हो सके। अगर हमारी शादी होगी तो हमारे बाल बच्चे भी होंगे और फिर एक समय हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वह हमारे भोजन की व्यवस्था भी वो कर देंगे। खेती तो बड़ा ही मेहनत का काम है, हम में से तो ये किसी को भी नहीं आता और अगर कोई करना भी चाहे तो इतनी मेहनत का काम हम तो नहीं कर सकते। तभी एक बोल उठा, फिर तो इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी एक बोला, क्यों ना हम गवैये बन जाएं। ढोलक मंजीरे लेकर तीनों कीर्तन करेंगे और जो भी मिलेगा बड़े ही सुकून से खाएंगे। तभी एक बोला, अरे तुम सब बेकार की बातें कर रहे हो। मेरे विचार से तो हमें एक हाथी खरीदना चाहिए। हाथी को लोग गणेश मानते हैं और गणेश जी की तरह ही पूजा करते हैं उसकी। हाथी जहाँ से भी निकलता है लोग श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और साथ में खाने को कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। सभी दोस्त इसमें राजी हो गए और कहने लगे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी एक बोला कि लेकिन हमें हाथी को चींटियों से बचाना होगा। चींटी हाथी की नाक में घुसकर उसे परेशान करती है और कई बार तो हाथी की जान भी चली जाती है। तभी दूसरा मित्र बोला, ठीक है तो हम सबसे पहले चींटी का ही निपटारा करते हैं। हाँ, यह उत्तम विचार है। पहले हम सब मिलकर चींटियों को मारते हैं और उसके बाद हम मिलकर हाथी लाएंगे। एक मित्र बोला, ये चींटियाँ लेकिन मिलेंगी कहाँ? जहाँ मीठा होता है चींटियाँ भी वहीं मिलती हैं। हमें सबसे पहले मीठे का इंतजाम करना होगा। फिर तीनों मित्र अपने अपने घर से शक्कर लेकर आ गए और ले जाकर उस शक्कर को उन्होंने कई जगह फैला दिया। शाम तक हजारों चींटियां वहां पर एकत्रित हो गईं और फिर इसके बाद तीनों मूर्ख उन चींटियों पर पिल पड़े और तीनों पैर पटक पटक कर चींटियों को मारने लगे। एक ने बहुत ही गुस्से में कहा, अरे हमारे हाथी की सूंड में घुसेगी। तभी दूसरा बोला, बेचारा कितना तड़पेगा, इन्हें क्या पता इनका क्या बिगड़ता है, नुकसान तो
हमारा होगा, और खाओ मीठा, और खाओ मीठा। ये बोलते हुए तीनों मित्र फिर चींटियों के ऊपर पिल पड़े और लातों से उन्हें कुचलने लगे। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये तमाशा देखा। वे लोग रुक गए। ये मूर्ख मंडली यहाँ अपने पैरों को पटक पटक कर क्या कर रही है? इन गंवारों की तो भगवान ही जाने। चलो देखे तो सही ये क्या कर रहे हैं। और गांव वाले उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पास जाकर देखा कि मूर्ख मंडली तो बेजुबान चींटियों को मार रही है। अरे मूर्खों, इन चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों अपने पैरों से रौंदे डाल रहे हो? तभी एक बोला, अरे नहीं बिगाड़ा तो आगे बिगाड़ तो सकती हैं। यह हमारे हाथी की सूंड में घुस सकती हैं। कहाँ है तुम्हारा हाथी? मूर्ख मंडली में से एक बोला, अरे अभी हमने खरीदा कहाँ है हाथी। विचार बना ही रहे थे कि इन चींटियों का ख्याल आ गया। सोचा क्यों न पहले इन्हीं से ही निपट लें। अरे दुर्जनों, तुम लोग क्यों जीव हत्या कर रहे हो? कभी तो इस मूर्खता के आवरण से बाहर आओ। कमबख्तों, कुछ कमा कर खाना सीखो। अरे इसीलिए तो हाथी खरीदने का विचार है ताऊ। हाथी कोई परचून की दुकान पर मिलने वाला सामान है? इतना धन है तुम्हारे पास? यह बात सुनकर तीनों दोस्त हक्के बक्के रह गए। उनमें से एक बोला, धन तो नहीं है हमारे पास, फिर हाथी कैसे खरीदोगे? तभी तीनों पुनः विचार करने लगे। ये बात तो सही है, इस ओर तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। ये बात तीनों मित्र उधेड़बुन करने लगे। आखिर हाथी खरीदने के लिए धन कहाँ से आएगा? तभी उन्हें कवि आता हुआ दिखाई दिया। सिर पर एक बड़ी सी पोटली रखी हुई थी। वह मस्ती में गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था। तीनों मित्रों को ये बात पता थी कि लाल बहादुर एक प्रसिद्ध कवि है और राजा के यहाँ राजकवि के तौर पर नियुक्त है। तभी एक मूर्ख ने पुकारा, ओ भैया लाल बहादुर, इधर तो आओ। कवि महोदय शंकित भाव से देखकर उनकी तरफ चल पड़े। कवि महोदय ने कहा, तुमने अचानक अकारण पुकारा, अहित तो न करोगे हमारा? एक मूर्ख ने कहा, जरूर इस पोटली में पुरस्कार का धन मिला होगा। तब कविराज बोल उठे, याद रखो राज कवि हूँ मैं, अब सूली पर लटकवा दूंगा, मानोगे तब। उसने ये तुक बनाकर अपनी बात कही। तभी एक मूर्ख बोल उठा, अरे कविराज, हम तो सिर्फ यूं ही पूछ रहे थे। अच्छा एक बात तो बताओ, एक कविता सुनाने का कितना पुरस्कार मिल जाता है? कविराज बोले, ये तो कविता पर निर्भर करता है। अगर कविता गूढ़ हो तो बहुत धन मिलता है, इतना धन कि जितना तुम मूर्खों ने सोचा भी नहीं होगा। ये बात सुनकर तीनों मूर्खों ने कविराज को विदा कर दिया और कहा कि अब तो हम कवि ही बनेंगे, यही मार्ग है धन कमाने का। चलकर दरबार में एक बढ़िया सी कविता सुना देते हैं। लेकिन हम कहाँ से सुना देंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तभी एक मूर्ख बोल उठा, अरे चले चलो, कविता तो देखो चुटकी में बन जाएगी। और तीनों मित्र राजा के महल की ओर चल पड़े। तीनों मित्र रास्ते से चले जा रहे हैं, लेकिन तीनों के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हम राजा को सुनाएंगे क्या। वे इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे। चलते चलते तीनों काफी थक चुके थे। वे लोग एक गूलर के पेड़ के नीचे जाके सो गए। तभी अचानक एक गूलर का फल टूटकर एक मूर्ख के ऊपर आ गिरा और वह अचानक बोल उठा, पककर गूलर गिर गयो। अरे ये तो कविता की पहली लाइन बन गई। ऐसे थोड़ा थोड़ा सब लोग जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। फिर तीनों उसी पंक्ति को दोहराते हुए आगे बढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक औरत पीपल के पत्तों को तोड़कर ले जा रही थी। दूसरा मूर्ख बोला, लायो पीपरी नारी। तब तीसरे मित्र ने कहा, पक्कर गूलर गिर गयो, लायो पीपरी नारी।
वाह, ये तो कविता की एक पंक्ति ही बन गई। अब कुछ और सोच लेते हैं। और तीनों आगे बढ़ चले। तीनों चलते चलते एक बाग में जा पहुंचे। उस बाग में जामुन के कई पेड़ लगे थे, जिसके कारण पूरे जमीन पर जामुन बिखरी पड़ी थी। गिरे हुए जामुनों की वजह से जमीन दूर से काली नजर आ रही थी। तीनों मित्र बीन बीन कर जामुन खाने लगे। एक मित्र बोला, कितनी सारी जामुन हैं, अगर हम पूरे दिन भी बिने तो भी खत्म नहीं होगी। जामुन अंत न पाइयो। तभी दूसरा मूर्ख बोल उठा, अरे वाह, जामुन अंत न पाइयो। कैसी रही? गूलर पक के गिर गयो, लायो पीपरी नारी। जामुन अंत न पाइयो, जामुन अंत न पाइयो। अब तो बात बनती नजर आ रही है। तभी एक मूर्ख बोला, बस हमें एक लाइन और चाहिए और हमारी कविता बनकर तैयार हो जाएगी। तीनों फिर कुछ सोचने के लिए इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था। तब वे लोग आगे बढ़ गए, राजा के महल के करीब आ पहुंचे। वे अभी भी इस उधेड़ बुन में लगे थे कि उन्हें एक कड़ी और